जब वह सब्जी के लिए हरा साग काट रही थी, तभी पनहसुल की तेज धार से उसकी उंगली कट जाती है। खाने के लिए जो साग बना रही हूँ उसी में ये खून पोंछ देती हूँ, इससे मेरे भाइयों को कुछ नहीं पता चलेगा। अरे भाइयों, हमारी बहन की खून की बूंदें जब इतनी स्वादिष्ट हैं, तो सोचो उसके शरीर का मांस कितना स्वादिष्ट होगा। भैया, मैं चलते चलते थक गई हूँ। मेरा ससुराल अभी कितना दूर है। मारो मारो भैया, छाती में लक्ष्य करके, भैया छाती में लक्ष्य करके, तुम्हारा तीर, तुम्हारा धनुष जंगल को जाएगा। तब बांसुरी से आवाज आ रही थी, यही है दुश्मन सबसे बड़ा। बड़े भाई के घर नहीं बाजो रे बांसुरी, दया प्रेम सब छोड़कर रिश्ते में यही दाग लगाया है। नहीं बाजो रे बांसुरी, यही है दुश्मन सबसे बड़ा। Presented by Classy Tunes। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक परिवार रहता था। उस परिवार में 7 लड़के और एक लड़की थी। उनके माता पिता बचपन में ही देहांत हो गया था। सभी भाई बहन ने भी अपनी जिम्मेदारियां समझ ली थी। शुरू में सबको गुजारा करने में काफी परेशानी हुई थी, लेकिन समय के साथ उन्होंने माँ बाप के बिना जीना सीख लिया। यह उस समय की बात है जब समाज के पुरुषों का काम जंगली जानवरों, पक्षियों का शिकार करना और औरतें का काम सिर्फ घर के कामकाज करना और बच्चों को संभालना होता था। 7 भाई और बहन गांव में बड़े प्यार से मिलजुल कर रहते थे। दिन निकलते ही 7 भाई शिकार के लिए जंगल निकल जाते और बहन सबके लिए खाना पकाती थी और घर के बाकी दूसरे काम करती थी। भाई जब जंगल से वापस आते तो साथ में जानवर, पक्षी आदि को मार कर लाते थे। बहन उनके मांस को पकाती और सब भोजन करते। ऐसे ही दिन गुजर रहा था। एक दिन 7 भाई जंगल में शिकार करने के लिए गए थे। शाम होने वाली थी। बहन सबके लिए खाना बना रही थी। जब वह सब्जी के लिए हरा साग काट रही थी, तभी पनहसुल की तेज धार से उसकी उंगली कट जाती है। कटी हुई उंगली से खून बहने लगी। बहन ने सोचा, अगर मेरे भाइयों ने कटी हुई उंगली और इतना सारा खून देखेंगे तो बहुत दुखी होंगे, इसलिए अपने भाइयों को यह बात नहीं बतानी चाहिए और उनसे छिपा कर रखना चाहिए। इसलिए उसने यह सोचा कि एक काम करती हूँ, इस खून को अपनी ओढ़नी से पोंछ देती हूँ, परंतु मेरे भाई ओढ़नी में लगे हुए खून के बारे में पूछेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगी। फिर उसने सोचा कि मैं ये खून दीवार पर पोंछ देती हूँ, लेकिन फिर मेरे भाइयों को तो ये अच्छे से दिखाई देगा। बहन बेचैन होकर इधर उधर घूमने लगी, लेकिन उसे कोई ऐसी जगह नहीं मिली जहां वह अपना बहता हुआ खून पोंछ सके और उसकी भाइयों की नजरों से बच सके। उसे कोई उपाय न मिलने पर उसने सोचा, एक काम करती हूँ, खाने के लिए जो साग बना रही हूँ उसी में ये खून पोंछ देती हूँ, इससे मेरे भाइयों को कुछ नहीं पता चलेगा। उसने साग में खून पोंछ दिया। शाम को सभी भाई जंगल से वापस आए तो बहन ने सभी भाइयों के लिए खाना परोसा। आज 7 भाई जब खाना खा रहे थे तब उन्हें साग बहुत ही स्वादिष्ट लगा। 7 अपनी उंगलियां चाटते रह गए और अपनी बहन की तारीफ करने लगे। क्या बात है बहन, आज बहुत स्वादिष्ट साग बनाई हूँ। इतना स्वादिष्ट साग तो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं खाया। बहन ने कुछ नहीं बोला। दिन भर के थके होने के कारण 7 भाई उस दिन जल्दी सो गए। अगली सुबह रोज की तरह जंगल में शिकार करने चले गए। वे सभी आपस में बात कर रहे थे कि रात के भोजन में बहन ने जो साग बनाई थी वह बहुत ही स्वादिष्ट थी। हमने तो आज तक ऐसा स्वादिष्ट साग कभी नहीं खाया था। सबने तय किया कि आज घर चलकर इसके बारे में अपनी बहन से जरूर पूछेंगे कि साग में उसने ऐसा क्या मिलाया था जो साग इतनी स्वादिष्ट बनी थी। शाम को 7 भाई जब घर आए तो दोबारा अपनी बहन की बनाई हुई साग की तारीफ करने लगे। हमारी प्यारी बहन, कल रात को तुमने साग में ऐसा क्या मिलाया था जो हम लोग उसे भूल नहीं पा रहे हैं? बहन बताना तो नहीं चाहती थी, वह सोच रही थी, अगर उन्हें पता चला उंगली कट गई है तो मेरे सारे भाई दुखी हो जाएंगे, इसलिए उनसे ये सब कहना ठीक नहीं है। भैया, जैसे रोज बनाती थी वैसे ही बनाई थी,
प्यारी बहन, तुम्हें आज बताना ही पड़ेगा। मैं जानना चाहता हूँ कि हमारी बहन ने इतना स्वादिष्ट साग कैसे बनाई। तुम्हें मेरी कसम है बहन, तुम्हें आज सच्चाई बतानी ही होगी। बड़े भाई का सब सम्मान करते थे, इसलिए बहन को भी अब सच बोलना पड़ा। उसने धीरे धीरे सारी बात बताते हुए कहा, भैया, जब मैं साग काट रही थी तब मेरी परसुई से मेरी उंगली कट गई और बहुत सारा खून बहने लगा। फिर मैंने आप लोगों से छुपाने के लिए साग में ही वो खून पोंछ दी। मुझे लगा आप लोग यह बात सुनकर बहुत दुखी हो जाएंगे। यह सुनकर 6 भाइयों के मन में लगा कि इसके खून की चंद बूंदें इतनी स्वादिष्ट है तो इसका मांस कितना स्वादिष्ट होगा। रात को खाने के बाद सातों भाई सोने के लिए चले गए। सातों में फिर इस बात की चर्चा छिड़ गई। बड़ा भाई कहने लगा, अरे भाइयों, हमारी बहन की खून की बूंदें जब इतनी स्वादिष्ट हैं तो सोचो उसके शरीर का मांस कितना स्वादिष्ट होगा। सबने बड़े भाई की बात में हाँ मिलाई। अगले दिन शिकार के लिए जाते समय सातों भाइयों ने योजना बनाई कि सुनो भाइयों, हम अपनी बहन को उसकी शादी के बहाने यहाँ लाएंगे, फिर उसे तीर मारकर उसका स्वादिष्ट मांस पका कर खाएंगे। सातवें भाई को अपने बड़े भाइयों की योजना बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। उसने भाइयों के मुंह से ये बात सुनी तो उसे बहुत बुरा लगा। वह अपनी बहन को बचाने के लिए बेचैन हो गया, परंतु वह खुलकर इसका विरोध नहीं कर सकता था, क्योंकि 6 भाई एक तरफ थे और वह अकेला एक तरफ। शिकार करने के बाद सभी भाइयों ने मिलकर एक टिले पर बांस का एक चबूतरा बनाया। उनकी योजना यह थी कि बहन को बहला फुसलाकर यहाँ लाएंगे और तीर मारकर अपनी बहन की हत्या कर देंगे और यही उसका स्वादिष्ट मांस पकाकर खाएंगे। अगले दिन बड़े भाई ने अपनी बहन से कहा, मेरी प्यारी बहन, अब तुम बड़ी हो गई हो और शादी के लायक हो गई हो, तो मैंने तुम्हारे लिए एक सुंदर से वर की तलाश की है और हम उसको देखने के लिए जा रहे हैं। इसलिए तुम भी जल्दी तैयार हो जाओ और हमारे साथ चलो। बहन शादी की बात से बहुत खुश हो गई। वह तुरंत तैयार होकर भाइयों के साथ जाने लगी। चलते चलते जब बहन थक गई तो बड़े भाई से पूछने लगी, भैया, मैं चलते चलते थक गई हूँ। मेरा ससुराल अभी कितना दूर है? बस अभी कुछ देर में पहुँचने वाले हैं। टीले पर पहुँचते ही बड़े भाई ने अपने छोटे भाइयों से बोला, बहन को टीले पर खड़ा करके उसको रस्सी से खंबे के सहारे बांध दो। बड़े भाई का आदेश पाकर सभी भाई मिलजुल कर बहन को बांधने लगे। अपने सभी भाइयों को हत्यारे के रूप में देखकर बहन का हृदय हाहाकार करने लगा। वह समझ नहीं पा रही थी कि इतना प्यार करने वाले भाई आज मुझे मारने जा रहे हैं। वह ईश्वर को याद करते हुए बोली, भगवान, अब तुम ही मेरे सहारा हो। मेरे सातों भाई मेरी हत्या करना चाहते हैं। इनमें से एक भी ऐसा नहीं जिसके दिल में मेरे लिए दया और प्रेम हो। अपनी बहन की बातें सुनकर सातवां भाई द्रवित हो उठा। बहन की पुकार पर वह तड़प कर रह गया, परंतु उसे 6 बड़े भाइयों को रोकने का साहस नहीं हुआ। बहन को निर्ममता से बांधने के बाद बड़े भाई ने सबको बारी बारी से उस पर तीर से प्रहार करने का आदेश दिया। बड़ा भाई सबसे पहले हाथों में धनुष लेकर जब अपनी बहन पर प्रहार करने को हुआ, तब बहन भाई के सामने हाथ जोड़कर कहने लगी, मारो मारो भैया, छाती में लक्ष्य करके, भैया छाती में लक्ष्य करके। तुम्हारा तीर, तुम्हारा धनुष जंगल को जाएगा। मारो मारो भैया, छाती में लक्ष्य करके, छाती में लक्ष्य करके। बड़े भाई ने कठोरता दिखाते हुए तीर चलाया, पर उसका निशाना जो चूक गया और वह तीर दूर जा गिरा। उसके बाद अब दूसरा भाई तीर मारने को तैयार हुआ। बहन ने उसके आगे भी हाथ जोड़कर वही बात बोली, मारो मारो भैया, छाती में लक्ष्य करके, भैया छाती में लक्ष्य करके। तुम्हारा तीर, तुम्हारा धनुष जंगल को जाएगा। मारो मारो भैया, छाती में लक्ष्य करके, छाती में लक्ष्य करके।
उसका भी निशाना चूक गया। इसी तरह एक एक करके सभी भाइयों ने बारी बारी से बहन की छाती में लक्ष्य करके तीर मारने की कोशिश की, परंतु बहन हर बार यही गीत दोहराती रही। 6 भाई तीर मारने में असफल रहे। अब 7वें भाई की बारी थी। सभी भाइयों ने उससे बोला कि अगर तुम्हारा निशाना चूक गया तो हम इसके साथ साथ तुम्हें भी मार देंगे, इसलिए पूरा निशाना के साथ मारना। बहन ने छोटे भाई की जान के बदले में अपनी जान न्योछावर करने और अपने छोटे भाई को बचाने का निश्चय किया। मारो भैया, छाती में लक्ष्य करके, भैया छाती में लक्ष्य करके तुम्हारा तीर मेरी छाती में लग जाए, मारो मारो भैया। छोटे भाई ने रोते रोते तीर चलाया और उसका तीर बहन के छाती में जा लगा। वह दर्द से तड़प उठी। कुछ देर छटपटाने के बाद उसके प्राण निकल गए। 7वां भाई बहुत ही दुखी था। वह अपने अंदर घुटकर रह गया। 6 भाई ने मिलकर अपनी बहन के शरीर को नीचे उतारा। 6 भाइयों ने मिलकर बहन के शरीर को टुकड़ों में काट डाली। बड़े भाई ने सबसे छोटे भाई से बोला, तुम जल्दी से जंगल से पानी और लकड़ियां लेकर आ जाओ। छोटा भाई पानी और लकड़ियां लाने के साथ साथ कुछ मछली और केकड़े भी ले आया था। वह अंदर ही अंदर बहुत दुखी था। उसके बड़े भाई बहन का मांस बड़े शौक से पका रहे थे। वह अपनी प्यारी बहन का मांस नहीं खा पाएगा और अगर नहीं खाएगा तो अन्य भाई उसे जान से मार देंगे। उसने मांस बनाते समय चुपके से अपने साथ लाई मछलियां और केकड़े कड़ाही में डाल दिए और अपना खाने का जुगाड़ कर लिया। चावल और मांस तैयार हो गया। छोटे भाई ने पहले ही अपने बैठने के स्थान पर एक छोटा सा गड्ढा खोद लिया था। जब सभी लोग खाना खा रहे थे तब सबसे छोटे भाई ने अपनी बहन की मांस को चुपके से उस गड्ढे में डाल दिया और मछली चावल खाने लगा। जब सभी ने बहन के शरीर का मांस खाकर अपना पेट भर लिए तो बड़े भाई ने 7वें भाई को कहा कि सारा जूठन साफ कर दो और जो बची खुची हड्डियां और शरीर के अन्य भाग हैं उन्हें इकट्ठा करके जमीन में गाड़ के ऊपर से मिट्टी ढक दो। दिन बीतते गए। कुछ वर्ष के बाद जहां पर मिट्टी में बहन के मांस के टुकड़े ढके थे उस स्थान पर एक बहुत सुंदर बांस का पौधा उग आया। धीरे धीरे वहां बांसों का एक झुंड बन गया। एक बार एक महात्मा उसी रास्ते से जा रहे थे। जब उन्होंने बांस का पौधा देखा तो उन्हें बहुत अच्छा लगा। उन्होंने बांस के एक हिस्से को काटकर एक बहुत ही सुंदर बांसुरी बनाई और वह उसे बजा बजाकर दिन भर लोगों के घर जाकर भिक्षा मांगते और बदले में खूब सारा उपदेश देते थे। महात्मा भिक्षा मांगने के लिए उसी गांव में गए जहां उसके सभी भाई रहते थे। उस समय सभी 6 भाइयों की शादी हो चुकी थी, जबकि सबसे छोटा भाई कुंवारा था। जब महात्मा सबसे बड़े भाई के घर गए और बांसुरी बजाते हुए भिक्षा मांग रहे थे तब बांसुरी से आवाज आ रही थी, यही है दुश्मन सबसे बड़ा, बड़े भाई के घर नहीं बाजो रे बांसुरी, दया प्रेम सब छोड़कर रिश्ते में यही दाग लगाया है, नहीं बाजो रे बांसुरी, यही है दुश्मन सबसे बड़ा। बांसुरी से बार बार निकल रही इस तरह की आवाज से बड़े भाई के पसीने छूटने लगे। उसने अपने पत्नी से महात्मा को तुरंत भिक्षा देकर विदा करने को कहा। उसकी पत्नी ने जल्दी से भिक्षा देकर जाने को कहा। इसी तरह महात्मा सभी बड़े 6 भाइयों के द्वार पर गए और भिक्षा मांगते। सभी के द्वार पर कदम रखते ही बांसुरी से स्वयं यह आवाज आने लगती। उन्होंने भी अपनी पत्नी को तुरंत ही कुछ भिक्षा देकर महात्मा को विदा करने को कहा। उनके मन में अब यह डर समा गया कि हमारा पोल खुल जाएगी कि हमने अपनी बहन की हत्या करके उसका मांस खाया था। जब महात्मा 7वें भाई के द्वार पर पहुंचे, जो कि अभी तक कुंवारा था और अकेले रहता था, तो बांसुरी से आवाज आई, बाजो रे बांसुरी मेरे सबसे छोटे भाई के घर, मन की बात मन में छुपाकर युग युग से रखा है, बाजो रे बांसुरी यही है मेरे सबसे प्यारे भाई का घर। महात्मा की बांसुरी से इतनी प्यारी और दिलचस्प आवाज आते ही छोटे भाई ने उन्हें सम्मान के साथ अपने घर में बैठने के लिए बुलाया और जलपान से उनका सत्कार किया। उसके बाद बांसुरी के विषय में चर्चा होने लगी। महात्मा जी, आपने ये बांसुरी कहाँ से ली? बालक, जब मैं रास्ते में आ रहा था तो मुझे एक बांस का पौधा दिखा। वह मुझे बहुत ही प्यारा लगा,
तब मैंने उसको काटकर ये मधुर बांसुरी बनाई है। महात्मा जी, क्या आप मुझे ये बांसुरी दे सकते हैं? पता नहीं क्यों ये बांसुरी मुझे मेरी बहन की याद दिला रही है। छोटे भाई ने उस बांसुरी को लेने की प्रार्थना की तो महात्मा ने उसे वह बांसुरी सौंप दी। महात्मा के चले जाने के बाद छोटे भाई ने उस बांसुरी को अपने बिस्तर के सिरहाने की तरफ साफ सुथरे स्थान पर धूप दीप जलाकर। कुछ दिनों के बाद छोटे भाई के घर में परिवर्तन दिखाई देने लगा। जब वह काम से घर लौटकर आता तो सारा घर साफ सुथरा रहता और सारा सामान सजाया हुआ रहता। जब रोज रोज यही बात होने लगी तो छोटे भाई ने अपनी भाभियों के घर जाकर पूछा कि भाभी, मेरी गैर हाजिरी में आप लोग मेरे घर की साफ सफाई करती हो क्या? हमें अपने घर के कामकाज से तो फुर्सत नहीं है, तुम्हारा घर कैसे साफ करेंगे? तब छोटे भाई ने निश्चय किया कि आज वह छुपकर देखेगा कि रोज उसका घर कौन साफ करके जाता है। इसलिए छोटा भाई उस दिन काम पर नहीं गया और वह घर के एक कोने में छुप गया। घर शांत होते ही जहाँ पर बांसुरी स्थापित की थी वहाँ से उसकी बहन की शक्ल की एक लड़की निकली और उसने घर का सारा साफ सफाई किया और फिर उस बांसुरी में समा गई। छोटे भाई ने यह सब देखा तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। फिर उसने यह सारी बात अपनी बड़ी भाभी को बताई। बड़ी भाभी ने अपने छोटे भाई को समझाया कि जैसे ही लड़की बांसुरी से बाहर निकलेगी तुम उस बांसुरी को आग के हवाले कर देना, फिर उस पर दिल छिड़क देना। छोटे भाई ने बड़ी भाभी के कहे मुताबिक काम किया। उसने लड़की के निकलते ही बांसुरी को आग में डाल दिया और लड़की पर गंगा जल का छिड़काव किया। गंगा जल के स्पर्श से आते ही वह हमेशा के लिए मानव रूप में आ गई। भाई ने देखा तो यह तो उसकी प्यारी बहन है। उसने अपनी बहन को गले से लगा लिया। दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत रो रहे थे। उसके बाद दोनों बहन भाई बड़े प्रेम से साथ में रहने लगे और जीवन यापन करने लगे। ऐसी और भी रोमांचक कहानियाँ देखने के लिए क्लासी टून्स चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।